नमस्कार दोस्तों। अरावली के यू स्वागत है। जय श्री महाकाल। राम राम नमस्कार सब दोस्तों। गुड इवनिंग। हाँ, फटाफट से दोस्तों क्लास को लाइक कर दो, फटाफट से क्लास को शेयर कर दो, सारे बच्चे जुड़ जाओ, फिर हम पढ़ाना शुरू करते हैं। आज नए प्रश्नों के साथ हमारी क्लास जारी है। आज हम पशु अगली क्लास आपके सामने लेके आ रहे हैं और इसमें नए प्रश्नों के साथ में जो आपके एग्जाम में बहुत लाभकारी हैं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं आज का पहला प्रश्न देखो क्या है। अच्छे साइलेज का पीएच कितना होता है? ने कहा अच्छे साइलेज का पीएच कितना होता है, तो बताइए दोस्तों अच्छे साइलेज का पीएच कितना होता है। आंसर है आपके पास दे रखा है 4 से कम, 7 से ज्यादा, 7 से कम और 4 से ज्यादा। तो बताइए दोस्तों अच्छी साइलेज की बात करते हैं। अच्छा साइलेज वो माना जाता है जिसकी पीएच का मान कितना होता है। तो याद रखना दोस्तों कितना होता है, 4 से कम होता है। 4 से जो कम होता है वो हम बहुत अच्छा साइलेज क्या मानते हैं, बहुत अच्छा साइलेज माना जाता है। फिर कहा कि भाई अगर 7 से ज्यादा पीएच का मान 7 से ज्यादा है या 7 से कम है तो हम क्या मानते हैं, पूरा साइलेज मानते हैं। क्या मानते हैं, पूरा साइलेज मानते हैं। और बात करते हैं, अगर कहा कि 4 से ज्यादा है तो क्या मानते हैं, अच्छा साइलेज मानते हैं। क्या आएगा दोस्तों, 4 से ज्यादा होता है और 4 से कितना, 4 से 5 तक का जो मान होता है वो अच्छा साइलेज का माना जाता है, अच्छे साइलेज का माना। यहाँ तक याद रहेगा आपके, बिल्कुल आप सब लोगों का बिल्कुल गजब आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये क्या कहा, जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट नहीं पूछा है। क्या पूछा है, जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसकी बात पूछिए। दोस्तों याद रखना जल में घुलनता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है उनके बारे में जानेंगे। और बात करते हैं जल में अघुलनशील जो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं दोस्तों। जल में जो घुलनशील होते हैं वो कौन होते हैं, पहला बात करते हैं जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं, क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। इसके साथ साथ में कहा कि ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन भी घुलता है, शर्करा भी घुलती, हाँ शर्करा भी घुलती है और स्टार्च भी घुलता है। क्या घुलता है, स्टार्च भी घुलता है। तो ये सारे, इसके साथ में एक और होता है हेमीसेलुलोज आता है। हेमीसेलुलोज है वो भी क्या होता है दोस्तों, जल में घुलनशील होता है। ये भी जल में घुलनशील होता है। अब बात करते हैं जल में अघुलनशील की बात करें तो कहा कि पहला आपको जैसे पता है आपके ऑप्शन में दिखा है सेलुलोज है, सेलुलोज है। फिर लिग्निन, बात करते हैं लिग्निन, पैक्टिन, ये सारे जो होते हैं वो जल में क्या बोलते हैं, अघुलनशील होते हैं। तो याद रखना कौन क्या आएगा दोस्तों, तब आंसर क्या आएगा, सेलुलोज। क्या आएगा दोस्तों, सेलुलोज होता है वो जल में अघुलनशील होता है। सेल बिल्कुल, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, सेलुलोज आंसर आंसर आएगा, सेलुलोज आएगा बिल्कुल। आंसर क्या आएगा दोस्तों, सेलुलोज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगले प्रश्न की ओर कहा, अगला प्रश्न की बात करें तो कहा कि जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्या पूछा है, वापस पहले अघुलनशील पूछा, अब जल में जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट कौन सा है बताइए। तो नाम आया आपका कार्बोहाइड्रेट, क्रूड फाइबर, लिग्निन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों बताओ, जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो आपको बताया क्रूड फाइबर, लिग्निन, सेलुलोज, ये जल में अघुलनशील क्या होते हैं, जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। तो क्लोज होता है जल में क्या होता है दोस्तों, शील होता है। जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। याद रखना ये पॉलीसेकेराइड ऐसा है, पॉलीसेकेराइड। और बात करें तो ये भी कैसे हैं, पॉलीसेकेराइड है दोस्तों। क्या है, पॉलीसेकेराइड है। तो याद रह जाएगा आंसर क्या आएगा दोस्तों, बिल्कुल आंसर क्या आएगा, हेमीसेलुलोज आंसर आएगा, हेमीसेलुलोज जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है, जबकि फाइबर, लिग्निन और सेलुलोज क्या होता है, जल में
अघुलनशील होते हैं। याद रह जाएगा आंसर का। गजब, बिल्कुल गजब। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न भी गजब है। मिल्क शुगर, हाँ मिल्क शुगर की अगर बात करता हूँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ मिल्क शुगर किस शर्करा को कहा जाता? ऑप्शन में देखा है लेक्टोज, लेक्टोज, टोज और फ्रक्टोज। हाँ बताइए दोस्तों, मिल्क शुगर किस शर्करा को कहा जाता है? तो बात करते हैं, नीचे से पढ़ते हैं। तो कहा फल शर्करा, ये फल शर्करा है। हाँ फ्रूट कहा जाता है, फल शर्करा कहा जाता है। सबसे मीठी शर्करा है, ऐसी है दोस्तों, सबसे मीठी शर्करा है। बात करते हैं सुक्रोज, केन शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केन शुगर या केन शर्करा या गन्ना शर्करा कहा जाता है, या इसको प्रतीप शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रतीप शुगर कहा जाता है। अब बात करते हैं ग्लूकोज, इसको ब्लड शुगर कहा जाता है, रक्त शर्करा कहा जाता है, ब्लड शुगर कहा जाता है दोस्तों। और क्या कहा जाता है? लाइफ शुगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइफ शुगर कहा जाता है। अगर इसका गड़बड़ क्या हो जाता है दोस्त? आता है, हाँ क्या हो जाती है? फाइल निपट लेती है। बच गया कौन सा? मिल्क शर्करा किसे कहा जाता है? तो याद रह जाए क्या है? लेक्टोज। लेक्टोज क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा? बिल्कुल, लेक्टोज को क्या कहा जाता है? क्या है? सब आंसर है, याद रह जाएगा दोस्तों सबको। हो गया नहीं? बिल्कुल, मिल्क शर्करा है वो कहा जाता है, हाँ मिल्क शर्करा कहा जाता है। फटाफट से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस शर्करा को, हाँ निम्न में से किस शर्करा को ब्लड शुगर कहा जाता है या शुगर ऑफ लाइफ कहा जाता है? थोड़ी देर पहले क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर या, बताइए दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बताइए आंसर क्या आएगा इसका। हाँ तो दोस्तों आंसर क्या आएगा? ब्लड शुगर बोल रहे हैं या शुगर ऑफ लाइफ कहा जाता है, इसे कहते हैं ब्लड शुगर या लाइफ ऑफ शुगर से कहा जाता है। पहला अभी बताया लेक्टोज, इसे शुगर कहा जाता है। बताइए शर्करा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शर्करा कहा, बताया माल्टोज को क्या कहा जाता है? बताओ दोस्तों, माल्टोज को कहा जाता है। बराबर से कमेंट करके बताइए माल्टोज को कहा जाता है। हाँ फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है? अभी बताया है, फल शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ माल्टोज को। सही दोस्तों, तो आंसर क्या आएगा? माल्टोज को माल्ट शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माल्ट शुगर कहा जाता है। क्या आंसर? क्या अभी बताया थोड़ी देर, क्या कहा जाता? लाइफ ऑफ शुगर ऑफ लाइफ कहा जाता है, और साथ में ब्लड शुगर कहा जाता है, रक्त शर्करा। क्या आएगा दोस्तों? क्या आंसर है? आंसर क्या आएगा? ये आएगा। अरे गजब, बिल्कुल आंसर क्या आएगा दोस्तों? याद रह जाएगी बात आपके, नहीं बोलोगे? एग्जाम की दृष्टि से आज के प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आए हुए हैं। आपको गलत नहीं करना है, सबको ध्यानपूर्वक करना है और सही करना। अगले प्रश्न की ओर बात करता हूँ। अगला प्रश्न बढ़ता, अगला प्रश्न छोटा सा सिंपल सा प्रश्न है। निम्न में से ब्रेन शर्करा है, में से ब्रेन शर्करा है यानी ब्रेन मस्तिष्क में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी? पहला है लेक्टोज, टोज, फ्रक्टोज, लेक्टोज। देखते ही आंसर आना चाहिए। लेक्टोज है, टोज है, लेक्टोज टोज है, बताइए देखते ही क्या होना चाहिए?
आना चाहिए, क्या आएगा? गजब आंसर आना चाहिए, आना चाहिए गजब आंसर। आंसर किसको कहेंगे? गलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गलेक्टोज ब्रेन शुगर कहा जाता है। लेक्टोज क्या कहा जाता है? रक्त शर्करा कहा जाता है। लेक्टोज को कहा जाता है शर्करा, सबसे मीठी शर्करा है लेक्टोज है, याद जाएगा। ब्रेन शुगर किसे कहा जाता है? लेक्टोज को कहा जाता है। बिल्कुल गजब बात कर सकते, कहा जाता है, याद आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? हाँ, धीरे धीरे से, होले होले से सारे चीजें आपकी लगातार अच्छी होती जाएंगी। बछड़े को क्या कब दिया? बछड़े को क्या कब देते हैं और इससे पहले क्यों नहीं देते? फटाफट से बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, बछड़े को यूरिया कब दी जाती है और इससे पहले कब नहीं देते? तो याद रखना है दोस्तों। फिर कहा रुमन की अगर बात करूं दोस्तों, रुमन है तो बछड़े के अंदर, बछड़े में 6 माह की आयु में विकसित होता है। 6 माह की आयु में पूर्ण विकसित होता है। क्या होता है? 6 माह की आयु में पूर्ण विकसित होता है। इससे पहले यूरिया नहीं देते। क्या ज्यादा मात्रा में क्या बनाएगी? अमोनिया बनाएगी। अमोनिया बनाएगी तो क्या हो जाएगा? आफरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? आफरा आ जाएगा और बछड़े क्या हो जाएगी? तो ये बछड़े को तब यूरिया दी जाती है और उसका रुमन का विकसित होने के बाद दी जाती है। कब होता है? 6 माह की आयु में। क्या कब देंगे दोस्त? 6 माह की आयु के बाद देंगे। 6 माह के बाद देंगे, 6 माह से पहले नहीं देना है। क्या नहीं देना है? 6 माह से पहले नहीं देना। हाँ, आंसर को ध्यान से पढ़ना है। हाँ, 6 माह के पहले भी दे रखा है और 6 माह के बाद भी दे रखा है, गलत। हाँ, 8 माह में है, 12 माह में भी दे सकते हो, बिल्कुल दे। बात करते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ह्यूमन की पीएच का मान, बात करें, पीएच का मान पाया जाता है, बात बोले, पाया जाता है रुमन थी, इसमें रुमन थी में और किस में पाया जाता है? आसी रुमन में पाया जाता है, आभासी रुमन थी में पाया जाता है। रुमन थी में और आभासी रुमन थी में पाया जाता है। एक तो बताइए रुमन की पीएच का मान। हाँ, रुमन में तो केटल, बफेलो, चीप और गोट रुमन थी। आभासी रुमन की बात करते हैं तो गोट और क्या होंगे? लामा। और क्या होंगे दोस्त? लामा, बिल्कुल। कहा कि भाई ह्यूमन की पीएच का मान कितना होता है? फटाफट से बताइए दोस्तों। पीएच का मान 6.5 से 6.8 होता है। कितना होता है? 6.5 से 6.8 होता है। आंशिक अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों? आंशिक अम्लीय होता है। आंशिक अम्लीय है, क्या है? आंसर क्या आएगा? सी आंसर आएगा। 6.5 होती होती है, 6.5 होती। ध्यान रखना, बार एग्जाम गजब आंसर है, स्टार पर्सन, गजब आंसर और स्टार पर्सन, याद रखना। गजब पर्सन का गजब आंसर है, स्टार पर्सन। आ जाएगी बात। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। अरे बिल्कुल गजब हो आप। ये बात करते हैं, अगली बात करें तो कहा कि चारे के छोटे छोटे क्या कहलाता है? चारे के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाता है? ऑफिंग, टॉकिंग, ग्राइंडिंग और प्रोसेसिंग। बताइए दोस्तों, चारे के छोटे छोटे टुकड़े करना क्या कहलाता है?
हाँ दोस्तों बताइए, फटाफट से बताइए। सारे के छोटे छोटे एक एक तना, गेहूं का तना लिया और इसके छोटे क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, तो इसे क्या कहा जाता है? बात करते हैं। टॉफिंग, चॉकिंग, ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना। ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? पीसना। चॉकिंग का मतलब होता है पानी में डुबोना। पानी में क्यों डुबाते हैं? पानी क्यों डुबोते हैं? याद रखना आप, अगर मिट्टी है, कोई अशुद्धि है तो नीचे बैठता है, इसीलिए पानी में डुबाया जाता है। टॉफिंग, इसके छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? छोटे छोटे टॉफिंग कहलाता है। क्यों? क्षेत्रीय, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है दोस्तों? सतही क्षेत्रफल बढ़, क्या बढ़ता है? सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है जब। हाँ, प्रोसेसिंग क्या है? ये ग्राइंडिंग, शॉपिंग, ये सब सारे क्या कहलाते हैं? प्रोसेसिंग क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं। फसल ना होता है तो फसल, पानी में डुबोना, अनाज को या फसल को पीसना, अम्लीय उपचार करना, क्षारीय उपचार करना, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? फीड प्रोसेसिंग कहलाती हैं दोस्तों। क्या कहलाती हैं? फीड प्रोसेसिंग कहलाती हैं। आंसर क्या आएगा दोस्तों? ए आंसर क्या आएगा? ए आंसर आएगा। छोटे छोटे क्या कहलाता है? कहलाती है दोस्तों टॉफिंग कहलाती। गजब आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने? तारे को पीसना कहलाता है। वापस आंसर आया। अब तो इस प्रश्न का आंसर सबको समझना है। गजब आंसर। कहा कि भाई चारे को पीसना कहलाता है, वापस वही बात है। आंसर क्या आ जाएगा सर? तो हो जाएगा दोस्तों, ग्राइंडिंग हो। चारे को ग्राइंडिंग कहलाता है। याद रह जाएगी। सिंपल सा प्रश्न है, देखते ही अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखो। कहा अमीनो अम्ल के मध्य पाए जाने वाला बंध। अमीनो अम्ल के मध्य पाए जाने वाला बंध पहला ऑप्शन में लिखा है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? ग्लाइकोसिड, हाइड्रोजन बंध, पेप्टाइड बंध, फास्फेट एस्टर बंध। बताओ दोस्तों, बताइए दोस्तों। बात करते हैं, शुरुआत से करते हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध, नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक तथा शर्करा के मध्य पाया जाता है। शर्करा कौन सी? पेंटोस शर्करा। शर्करा पेंटोस शर्करा कहाँ पाई जाती है? और आरण्य में पाई जाती हैं। इनके मध्य जो बंध पाया जाता है क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ग्लाइकोसिड कहलाता है। बात करते हैं हाइड्रोजन बंध। ये तो बहुत जगह पाया जाता है। ऐसे अगर बात करें तो हाइड्रोजन बंध किस में पाया जाता है? तो नाइट्रोजनी जो क्षारक होती, नाइट्रोजनी क्षारक होती, नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य पाया जाता है। क्षारकों के मध्य पाया जाता है। और कहा कि जैसे ए डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ता है, साइटोसिन डबल बॉन्ड के साथ गुआनिन से जुड़ता है। तो ये जो बंध बन रहे हैं आपके पास में, ये जो बंध बनते हैं, ये जो बंध हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं। फिर बात करते हैं फास्फेट एस्टर। तो कहा कि भाई शर्करा तथा फॉस्फेट के मध्य है, और फॉस्फेट के मध्य जब बनता है तो इसको फॉस्फेट डाई एस्टर बंध कहते हैं। बंध बोलते हैं, फॉस्फेट डाई एस्टर बंध बनता है। बताओ दोस्तों, अमीनो अम्ल के मध्य कौन सा बंध बनता है? तो बनता है पेप्टाइड बंध बनता, बंध बन पेप्टाइड बंध बन याद रह जाएगा। आंसर क्या आएगा? अमीनो का बंध पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। क्या बंध बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। एकदम गजब। बंध बनता है
पेप्टाइड बन, याद रह जाएगा, गलत नहीं करोगे। आगे बढ़े दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न, देखो क्या प्रश्न, छोटा सा सिंपल सा प्रश्न है। निम्न में से सरल प्रोटीन, क्या पूछा है, निम्न में से सरल प्रोटीन कौन सी है, बताइए दोस्तों। एल्ब्यूमिन, प्रोलामिन, स्टोन प्रोटीन और सभी। एल्ब्यूमिन इसमें पाई जाती है, अंडे में पाई जाती है, पाई जाती है, अंडे में पाई जाती है। प्रोलामिन प्रोटीन इसमें गेहूं, मक्का के अंदर पाई जाती है। स्टोन प्रोटीन इसमें पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है दोस्तों, में पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है। हाँ, तो प्रोलामिन प्रोटीन इसमें पाई जाती है, गेहूं में और मक्के में। तो कौन प्रोटीन पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सभी, क्या आएगा, ये आंसर है सारी सरल प्रोटीन। सारी कैसी प्रोटीन है, सरल प्रोटीन। याद आ जाएगा दोस्तों, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना आपको। हाँ, याद आ जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसी से संबंधित अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या आया, निम्न में से संयुक्त प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन। तो कहा कि एल्ब्यूमिन अंडे में, प्रोलामिन वो किस में पाई जाती है, गेहूं और मक्के में। बताओ ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में पाई जाती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में पाई जाती है, फटाफट से बताओ कौन आंसर देगा दोस्तों। ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में पाई जाती है, फटाफट से आंसर बताइए दोस्तों। एक और आगे दे रखा है ग्लाइकोप्रोटीन। तो बताइए कौन सी संयुक्त प्रोटीन है, फटाफट से बताइए दोस्तों, और इसका आंसर बताना है, आंसर सबको बताना है। क्या आंसर आएगा दोस्तों, फटाफट से बताइए, ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में पाई जाती है, बताइए दोस्तों। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन, ध्यान रखना दोस्तों, ये एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, और खीस में भी पाई जाती है। किस में पाई जाती है, खीस में पाई जाती है, एंटीबॉडी बनाती है। ये सारी सरल प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है दोस्तों, सरल प्रोटीन। कैसी प्रोटीन, सरल प्रोटीन है। तो आंसर क्या आएगा, संयुक्त प्रोटीन कौन सी है, ग्लाइकोप्रोटीन है। सरल क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या कहलाती है, संयुक्त प्रोटीन कहलाती है दोस्तों। एक याद रखना, संयुक्त प्रोटीन का नाम अगर कोई आया म्यूकोप्रोटीन, अगर नाम आ जाए म्यूकोप्रोटीन तो संयुक्त प्रोटीन है। ठीक, मेटलोप्रोटीन तो भी कैसी है, लागो संयुक्त प्रोटीन है। जब कोई भी धातु या कोई भी वसा अगर दूध आती है, जैसे कहा फास्फोलिपिड प्रोटीन, कौन सी, फास्फोलिपिड प्रोटीन। तो याद रखना दोस्तों, ये भी कैसी प्रोटीन है, संयुक्त प्रोटीन है। किसी के साथ में जब कोई जुड़ जाता है तो वो संयुक्त बन जाती है। और आपको पता है संयुक्त क्या है, संयुक्त क्या है, जुड़ना। संयुक्त क्या है दोस्तों, जुड़ना। बिल्कुल जुड़ना ही क्या कहलाता है, संयुक्त होना। तो याद रखना, आंसर क्या आएगा इसका, डी आंसर आएगा दोस्तों। क्या आंसर आएगा, डी आंसर आएगा। बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, 1 ग्राम वसा में प्राप्त ऊर्जा, थोड़ी सी बात जानते हैं इसके बारे में। कहा कि सर्वाधिक ऊर्जा जो मिलती है, अगर बात करें सर्वाधिक जो ऊर्जा मिलती है दोस्तों, वो किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। वजन नहीं बोला मैंने, तोला नहीं है, सिंपल पूछा है कि शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। क्योंकि फसा हम पूरे दिन नहीं खा सकते। घी पी सकते हो पूरे दिन, नहीं। तेल पी सकते हो पूरे दिन, बिल्कुल नहीं। तो कहा कि शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेकिन अगर वजन का नाम आया, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम,
तब सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से मिलती है। अब आप देख लो, सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा से कितनी मिलेगी? 9.3 कैलोरी मिलेगी। कितनी मिलेगी? 9.3 कैलोरी जो ऊर्जा है वो किससे मिलती है? वसा से मिलती है। बिल्कुल आंसर यही है। 4.5 कैलोरी जो ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा मिलती है? तो ये कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.5 किलो कैलोरी मिलती है। और कहा 4.08 कैलोरी ऊर्जा किससे मिलती है? प्रोटीन से मिलती है दोस्तों। किससे मिलती है? प्रोटीन से मिलती है। 6 पॉइंट। हाँ, कितनी मिलती है दोस्तों? 4.5 ऊर्जा कितनी लगभग याद रखना है? 4.4। कितना? 4.4 जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। याद रह जाएगी बात? हाँ, तो याद रह जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? ये ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और ये 1 ग्राम प्रोटीन है। क्या है? 1 ग्राम प्रोटीन है। याद रह जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न देखो। हाँ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा कितनी आएगी? 9.4 कैलोरी, 4.5 कैलोरी, 4.1 कैलोरी और आंसर लास्ट में आ रहा डी, कोई भी नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर आएगा? फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा इसका। तो आपकी बताया कि 9 के लगभग जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? वसा से मिलती है। 4.1 के लगभग किससे मिलती है? प्रोटीन से मिलती है। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? बी आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों? बी आंसर आएगा। अरे गजब, कितना आंसर आएगा? बी आंसर आएगा। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी? तो 4.5 कैलोरी, किलो कैलोरी है। कितना होगा? किलो कैलोरी होगा दोस्तों। तो याद आ जाएगी बात। हाँ, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना है। हाँ, बहुत बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। स्टार प्रश्न है। ऊर्जा ध्यान रखना दोस्तों, ऊर्जा से एक प्रश्न पक्का आता है। ठीक, शर्करा से एक प्रश्न पक्का आता है। तो आपके एग्जाम के लिए कोई भी एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे पशुधन सहायक हो, चाहे पशु परिचर हो, ये प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। एग्जाम में पूछे जाते भी हैं और पूछे गए हैं। तो याद आ जाएगी दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं। देखो अगला प्रश्न देखते हैं, कितना सुंदर प्रश्न आता है। रूमिनेंट में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अगर बात करें रूमिनेंट में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो बात करें तो दोस्तों थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। तो कहा कि हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, साथ साथ में थोड़ा सा क्या बात करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका जो सरल रूप होता है, अगर रुमंती जानवर हैं, कौन से जानवर हैं? रुमंती जानवर हैं। रुमंती जानवर में क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या बनेगा? VFA, वोलेटाइल फैटी एसिड। अगर बात करें अरुमंती जानवर है, कौन सा जानवर है? अरुमंती जानवर है, तो क्या बनेगा? सरल रूप क्या बनेगा दोस्तों? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा दोस्तों। अब बात करते हैं वोलेटाइल फैटी एसिड का जो अवशोषण होता है वो किस में होता है? रुमन में होता है। किस में होता है? रुमन के अंदर होता है। और ग्लूकोज का जो अवशोषण होता है आंत में होता है। और आंत भी कौन सी? छोटी आंत। अगर कोई पूछा जाए छोटी आंत के कौन से भाग में, तो सबसे पहला भाग। सबसे पहला भाग कौन सा होता है? आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, एलियम। तो बताइए दोस्तों कौन से होता है? तो पहला ग्रहणी,
ड्यूडेनम। कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम में होता है, और इसको बोलते हैं ग्रहणी कहते हैं दोस्तों। तो ये याद आ जाएगी बात। अब बात करते हैं दूसरा, वसा की अगर बात करूं, किसकी बात करता हूं? वसा की अगर बात करूं तो वसा का सरल रूप कौन सा होता है? वसीय अम्ल होता है। वसा का सरल रूप क्या होता है? वसीय अम्ल होता है। और चाहे रुमंथी हो चाहे एरुमंथी हो, अवशोषण कहाँ होगा? छोटी आंत में। किसमें होगा? छोटी आंत में। तो बताओ छोटी आंत के कौन से भाग में होगा? तो बताइए दोस्तों, छोटी आंत के भाग में कौन से में? जेजुनम में होता है। किसमें होता है? जेजुनम में। और जेजुनम का कौन सा भाग? अग्रभाग। दो भाग होते हैं जेजुनम का, आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग। अब बात करते हैं प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की सरलतम इकाई कौन सी है? पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, प्रोटीन की सरलतम इकाई क्या है? तो अमीनो अम्ल है। प्रोटीन की सरलतम इकाई दोस्तों क्या है? अमीनो अम्ल है। क्या है दोस्तों? अमीनो अम्ल है। और अमीनो अम्ल का अवशोषण भी कहाँ होता है? चाहे वो रुमंथी हो चाहे एरुमंथी हो, तो किस में होता है? छोटी आंत में होता है। कौन सी आंत में होता है? छोटी आंत में होता है। किस में होगा दोस्तों? छोटी आंत। और आप छोटी आंत के कौन से भाग में? तो इलियम में होता है। कहाँ पे होता है? इलियम में होता है। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? इलियम आएगा। आंसर क्या आएगा? इलियम आएगा दोस्तों। याद आ जाएगी कौन सा आंसर आएगा? इलियम आंसर आएगा। गजब। जितने भी प्रश्न अगर आते हैं अवशोषण से होते हैं तो आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप रुमंथी में वोलेटाइल फैटी एसिड, एरुमंथी में ग्लूकोज। वोलेटाइल फैटी एसिड का अवशोषण कहाँ होता है? रुमन में होता है। तो ग्लूकोज का अवशोषण कहाँ होता है? आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। अगली बात करते हैं वसा का जो सरलतम रूप, वसा की बात करें तो वसा का सरलतम रूप वसीय अम्ल होता है। और रुमंथी हो चाहे एरुमंथी हो, अवशोषण छोटी आंत में होगा। किसमें होगा? छोटी आंत में होगा दोस्तों। और छोटी आंत के अंदर भी कौन सा है? तो जेजुनम वाले भाग में होता है। अमीनो अम्ल की बात करें तो प्रोटीन का सरल रूप क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है दोस्तों। क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। और अमीनो अम्ल का अवशोषण भी कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कौन से छोटी आंत में? इलियम में होता है। याद रह जाएगी बात। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, गलती नहीं करनी है। रह जाएगी बात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, सिंपल सा प्रश्न, छोटा प्रश्न। एरुमंथी में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आप बताइए दोस्तों, एरुमंथी में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? जिसने इलियम बताया उसको कूटूंगा, जिसने इलियम बताया उसको बिल्कुल कूटा जाएगा। आंसर क्या आएगा बताओ? जिसने इलियम बताया, मैं पहली बार बताया, वो रुमंथी में बताया। रुमंथी में कहाँ होता है? इलियम में होता है। तो एरुमंथी में कहाँ होता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या? ए। तो इसका आंत मान लेता हूं भाई, आंत। क्या होगा? आंत। तो बताइए दोस्तों, एरुमंथी में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो मैंने आपको बताया प्रोटीन का सरल रूप क्या होता है? अमीनो अम्ल। क्या होता है दोस्तों? अमीनो अम्ल होता है, एमिनो एसिड्स। कौन सा होता है? एमिनो एसिड्स होते हैं। और इनका एरुमंथी की बात कर रहे हैं, मतलब एक आमाशय वाले, एक आमाशय वाले, ठीक, उनको क्या बोलते हैं? एरुमंथी कहते हैं। और इनका पाचन कहाँ होता है? तो बताओ, एलियम, जेजुनम, कोलन। आंसर क्या आना चाहिए? फटाफट से बताओ आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? तो आंसर क्या आएगा? जेजुनम। बी आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा दोस्तों? बी आंसर आएगा। बिल्कुल बी आंसर आएगा दोस्तों। आंसर क्या आएगा? बी। गजब आंसर है। एरुमंथी पूछा है, रुमंथी होता तो इलियम, अगर एरुमंथी है तो जेजुनम। कौन सा? जेजुनम। याद आ जाएगी दोस्तों। कितना सरल आंसर है, कितना सरल आंसर है देखो हैं। और इसमें भी बच्चे गलत करते हैं, कभी इलियम करते हैं, कभी जेजुनम करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, क्या आएगा? जेजुनम आएगा।
क्या आएगा दोस्तों? जेजुनम आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न देखो दोस्तों, वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा का पाचन और अवशोषण दोनों ही बता दो कहाँ होता है। तो अब बात करते हैं, वसा का पाचन छोटी आंत में, अवशोषण भी कहाँ? छोटी आंत में। अरे पाचन भी छोटी आंत में और अवशोषण भी किस में? छोटी आंत में। अब बताओ छोटी आंत के कौन से भाग में होता है? आंसर बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया, वसा का जो सरल रूप होता है वो क्या होता है? वसीय अम्ल होता है, फैटी अम्ल। क्या बोल सकते हैं? फैटी एसिड। क्या कहते हैं दोस्तों? फैटी एसिड। तो बताइए वसा का सरलतम रूप फैटी एसिड है, तो इसका अवशोषण कहाँ होगा? ऑप्शन में दे रखा है इलियम, जेजुनम, कोलन, ड्यूडेनम, ग्रहणी। कोलन बड़ी आंत का भाग है। कोलन किसका भाग है दोस्तों? बड़ी आंत का भाग है। कोलन किसका भाग? अरे बड़ी आंत का भाग है। किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग है। आंसर क्या आएगा बताइए दोस्तों, फटाफट से बताइए आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा क्या आएगा? जेजुनम आएगा। बिल्कुल अभी बताया थोड़ी देर पहले, कौन सा आएगा? जेजुनम आएगा। वसा का पाचन कौन से भाग में होता है? जेजुनम में होता है। किस में होता है? जेजुनम में होता है। रह जाएगी बात, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों अगला प्रश्न देखो कितना गजब आंसर है, और इसका आंसर गजब प्रश्न है, और इसका आंसर बहुत सारी एग्जामों में है, बहुत सारी एग्जामों में पूछा जाया है कि कहा एनिमल स्टार्च किसे कहते हैं? एनिमल स्टार्च किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसको आपकी बताया कि भाई ब्लड शुगर कहते हैं। क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर कहा जाता है। ब्लड शुगर मतलब जीवनदायक शुगर है। जीवनदायक क्या है? शर्करा है। बिल्कुल बात करते हैं। अगर कहा सेलुलोज है तो सेलुलोज को ये कौन सी है? पादप है, और पादप इसको क्या बोलते हैं? बायोप्लास्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोप्लास्टिक कहा जाता है। इसका पाचन बड़ी मुश्किल से होता है, और रुमंथी जानवर ही इसका क्या कर सकते हैं? पाचन करते हैं। पशु ही इसका अच्छे से क्या कर पाते हैं? पाचन। कहा जाता है सुक्रोज। किसकी बात करते हैं? सुक्रोज। केन शुगर है, गन्ने में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? केन शुगर है, गन्ने में पाई जाती है दोस्तों। तो बात करते हैं सुक्रोज गन्ने में पाई जाती है, और एक नाम आता है दोस्तों स्टार्च। एक नाम क्या आता है दोस्तों? स्टार्च। स्टार्च को हम संग्राहक शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संग्राहक शर्करा कहा जाता है, संग्राहक शुगर कहा जाता है, क्योंकि ये फलों में या बात करते हैं सब्जियों में क्या रहती है? संग्रहित रहती है। जैसे आलू, कौन सा? आलू की बात करते हैं। शकरकंद, कंद मूल, जिसमें पाई जाने वाली जो शर्करा कौन सी है? स्टार्च पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? स्टार्च पाई जाती है। तो आंसर बताइए एनिमल स्टार्च किसे कहा जाता है? बताइए फटाफट से बताइए एनिमल स्टार्च किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? ग्लाइकोजन। आंसर क्या आएगा? ग्लाइकोजन आएगा। बिल्कुल सही आंसर है। एनिमल स्टार्च किसे कहा जाता है? ग्लाइकोजन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्लाइकोजन को कहा जाता है। आंसर आएगा आंसर आएगा बी। आंसर क्या आएगा दोस्तों? बी आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? बी। अरे गजब, बिल्कुल बी आंसर आएगा। सब दोस्तों को जय श्री महाकाल, राम राम, नमस्कार। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का क्या देखें? लास्ट प्रश्न देखो। तो आज का लास्ट गोल्डन प्रश्न क्या है? कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। किसकी बात करते हैं? कोलेजन जो प्रोटीन है वो किस में पाई जाती है? फटाफट से कमेंट करके बताओ। तो कहा कि किस में पाई जाती है? तो कहा अंडे में। तो अंडे में कौन सी? एल्ब्यूमिन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? एल्ब्यूमिन पाई जाती है दोस्तों।
एल्ब्यूमिन पाई जाती है। मक्के की बात करें तो मक्के में भी बताया कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, प्रोलामीन पाई जाती है। मक्के में क्या पाई जाती है, मांसपेशियों में कौन सी पाई जाती है, तो ग्लोबुलिन पाई जाती है, ग्लोबिन, और कौन सी, मायोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, मायोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। तो कोलेजन प्रोटीन किस में पाई जाएगी, श्वेत संयोजी ऊतकों में क्या पाई जाती है, श्वेत संयोजी ऊतकों में क्या पाई जाती है, कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों क्या पाई जाती है, कोलेजन प्रोटीन किस में पाई जाती है, श्वेत संयोजी ऊतक में पाई जाती है। मांसपेशियों में या लाल संयोजी नहीं होता ये, हाँ। तो बात करें तो कहा अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, मक्के में प्रोलामीन प्रोटीन पाई जाती है। और मांसपेशियों कहते हैं, मांस संयोजी ऊतक की बात करें तो कौन सा आएगा, इसमें मायोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, मायोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन का किस में आना, पेशाब में आना मायोग्लोबिनूरिया कहलाता है। पढ़ाएंगे आपको तो याद आ जाएगी दोस्तों। तो आज की क्लास को मैं यही खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत समझ में आई होगी। आज का जितने भी प्रश्न हुए हैं वो आपको गलत नहीं होंगे। कल से फिर इसी टाइम में 9 बजे फिर से हमारी क्लास आएगी आपके सामने। तो क्लास को शेयर करना नहीं भूलें, लाइक करना नहीं भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करनी है। तो आज की क्लास को मैं यही खत्म करता हूं दोस्तों। नमस्कार, राम राम, जय श्री महाकाल, गुड नाइट, सबा खैर दोस्तों, शुभ रात्रि।